नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी को कराएंगे गिरफ्तार, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा बोले। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। असम के गुवाहाटी में पुलिस के साथ कांग्रेस समर्थकों के कथित झड़प के बाद राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और कन्हैया कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उन पर पुलिस के साथ हिंसा, उकसावे और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप है। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि वे लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। शर्मा ने कहा कि अगर हम अब कार्यवाही करते हैं तो वे इसे राजनीतिक कदम बताएंगे। हेमंत बिस्व शर्मा ने इस दौरान उन मंदिरों के नाम भी गिनाए जिनका दौरा राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में नहीं किया था। इसमें असम का प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर भी है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य विवाद शुरू करना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी टीएमसी, ममता बनर्जी बोली। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का प्रस्ताव ठुकराया, इंडिया में बनी रहूंगी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 2024 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की है। ममता ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। दरअसल कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल में 10 से 12 सीटों की मांग कर रही है, जबकि टीएमसी केवल 2 सीटें देने पर अड़ी हुई है। यह वे सीटें हैं जिन्हें कांग्रेस ने साल 2019 से लोकसभा चुनाव में जीता था। कांग्रेस के अलावा बंगाल में लेफ्ट पार्टियां भी हैं जो 28 दलों वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा हैं। ममता ने बुधवार को हावड़ा में मीडिया से कहा कि मेरी कांग्रेस से कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि देश में क्या होगा, लेकिन हम सेकुलर पार्टी हैं और बंगाल में हम अकेले भाजपा को हराएंगे। मैं अब भी इंडिया का हिस्सा हूं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी एनसीसी कैडेट्स के कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा, आपके जनरेशन को जेन जेड कहा जाता है, लेकिन मैं आपको अमृत पीढ़ी कहूंगा। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को एनसीसी कैडेट्स की एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल गणतंत्र दिवस परेड 2 कारणों से खास है। पहला, यह 75वां गणतंत्र दिवस होगा और दूसरा, यह देश की नारी शक्ति को समर्पित है। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद कैडेट्स के साथ कहा कि आपके जनरेशन को जेन जेड, जेन जी कहा जाता है, लेकिन मैं आपको अमृत पीढ़ी कहूंगा। आप देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जेन जी 1995 से 2009 के बीच पैदा हुए लोगों को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अयोध्या में आई रामलहर, श्रद्धालुओं के लिए 1 घंटा बढ़ाया गया दर्शन का समय। जी हां दोस्तों, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने आराध्य श्री राम के दर्शन करने के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। आचार्य सत्येंद्र दास ने आज तक को बताया कि भक्तों की भीड़ को देखते हुए दर्शन का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। अब सुबह 6:30 बजे से 12 बजे राजभोग और फिर आरती के बाद दर्शन के लिए राम मंदिर के पट खुलेंगे। राजभोग के बाद 2 घंटे के विश्राम समय को कम कर दिया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंगलवार को आधिकारिक तौर पर राम मंदिर खुलने के पहले दिन रिकॉर्ड बन गया है। 5 लाख राम भक्तों ने मंदिर खुलने के पहले ही दिन रामलला दर्शन किए। इस दौरान भारी भीड़ की वजह से कुछ लोगों को हल्की चोटें लगने की भी खबर सामने आई। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से ही लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए स्थिति का जायजा लिया। योगी सरकार की ओर से कहा गया है कि अति विशिष्ट मेहमान अभी 10 दिन तक अयोध्या न आए। अगर आए तो प्रशासन या श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट को बताकर ही आए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राम मंदिर के लिए बनी 2 और प्रतिमाएं सामने आई। पहली श्यामल रंग की तो दूसरी सफेद संगमरमर की, मंदिर में ही की जाएंगी विराजित। जी हां दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में बालक राम यानी कि रामलला विराजमान हो चुके हैं। इसी बीच राम मंदिर के लिए बनाई गई दूसरी और तीसरी मूर्ति भी सामने आ गई है। दूसरी मूर्ति सफेद मकराना संगमरमर से बनी है, जबकि तीसरी मूर्ति भी रामलला की प्रतिमा के रंग यानी कि श्यामल रंग की ही है। तीनों की लंबाई 51 इंच है। तीनों प्रतिमाओं में कमल आसन पर भगवान को विराजित दिखाया है। भगवान के 5 साल के बालक स्वरूप को तीनों में ही दर्शाया गया है। रामलला के अलावा भगवान राम के दोनों प्रतिमाओं को राम मंदिर के अलग अलग फ्लोर पर स्थापित किया जाना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अग्नि 5 जैसी खतरनाक मिसाइलों की झांकी लेकर कर्तव्य पथ पर आएगी डीआरडीओ की महिला वैज्ञानिक। जी हां दोस्तों, देश की सेनाओं को ताकत देने वाली संस्था का नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में डीआरडीओ की तरफ से खतरनाक मिसाइलें, फाइटर जेट, कमांड कंट्रोल सिस्टम जैसी महत्वपूर्ण चीजों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस वर्ष की झांकी पृथ्वी, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष जैसे 5 आयामों में रक्षा कवच प्रदान करके राष्ट्र की सुरक्षा करने में महिला सशक्ति विषय पर आधारित है। डीआरडीओ की महिला वैज्ञानिकों का रक्षा अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान रहा। इस झांकी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास में महिलाओं की भागीदारी को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सुनीता देवी जेना दस्ते की कमांडर होंगी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एप्पल की पहली इलेक्ट्रिक कार 2028 में आएगी। टेस्ला की तरह ऑटोमेशन ड्राइव फीचर मिलेंगे। पहले बिना स्टीयरिंग व्हील वाली ईवी का प्लान था। जी हां दोस्तों, अमेरिका टेक कंपनी एप्पल अपनी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल 2028 में लॉन्च करेगी। इससे पहले कंपनी एप्पल ईवी को 2026 में लॉन्च करने वाली थी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। 2028 में लॉन्च होने वाली यह कार पुराने प्लान के अनुसार पूरी तरह से ऑटोमेटिक ना होकर सेमी ऑटोमेटिक होगी। इससे पहले कंपनी का प्लान एप्पल ईवी को बिना स्टीयरिंग व्हील के लॉन्च करने का था। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अपनी लॉन्चिंग स्ट्रेटजी में बदलाव किया है, जिसके तहत एप्पल कार को टेस्ला और दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह ही लेवल 2 सिस्टम पर डेवलप की जा रही है। एप्पल के वाइस प्रेसिडेंट केविन लिंच 2021 से इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। लिंच के गाइडेंस में ही कंपनी ने पुराने स्ट्रेटजी में यह बदलाव किया है। इसमें ड्राइवरों को ऑटो पायलट सिस्टम के बावजूद ड्राइविंग के दौरान जरूरत पड़ने पर कंट्रोल देने के लिए तैयार रहना होता है। पहले इसे लेवल 4 ऑटोनॉमी के साथ डेवलप करने की प्लानिंग थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रहाणे पुजारा की अनदेखी पर बोले रोहित शर्मा, टीम के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं हुए, पर युवाओं को मौका देना जरूरी। जी हां दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट स्पेशलिस्ट बैटर चेतेश्वर पुजारा और आदित्य रहाणे को टीम में शामिल न करने पर पहली बार बयान दिया है। रोहित ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं हुए हैं। पुजारा और रहाणे शानदार खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन युवाओं को भी मौका देना जरूरी है। रोहित ने यह बात हैदराबाद में इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के एक दिन पहले कही। ऐसा माना जा रहा था कि शुरुआती 2 टेस्ट में विराट कोहली की गैर मौजूदगी में रहाणे या पुजारा में से किसी एक को मौका मिल सकता है, लेकिन अजीत आगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी ने ऐसा नहीं किया और युवा रजत पाटीदार को मौका दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंग्लैंड से 5 मैचों की सीरीज से पहले बुधवार को प्री मैच कॉन्फ्रेंस में रोहित ने यह सब बातें कही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फेसबुक के जरिए संपर्क मशहूर होने की चाहत, संसद कांड के आरोपियों के बारे में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाकर हंगामा करने की घटना को हुए 40 दिन से भी अधिक समय बीत चुका है। इस मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। उनका पॉलीग्राफी, नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी हो चुका है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि सभी आरोपी मशहूर होने के लिए कुछ बड़ा करने की कोशिश में लगे थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इतना ही नहीं, अपने साजिश को अंजाम देने के लिए उन्होंने खुद ही पैसे एकत्रित किए थे। आरोपियों को लगता था कि पुलिस गिरफ्तार करने के बाद उन्हें रिहा कर देगी, क्योंकि उनका अपराध गंभीर नहीं है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूरी साजिश का मास्टरमाइंड मनोरंजन डी है। वो सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर भगत सिंह फैन क्लब पेज चलाता था। इसका इस्तेमाल समान विचारधारा वाले लोगों को कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करने के लिए करता था। वो लोगों को उकसाता था, मशहूर होने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए कहता था। आरोपी पिछले 4 साल से एक दूसरे को जानते थे। उन लोगों ने संसद में हंगामे की योजना 1 साल पहले बनाई थी। हालांकि उनके फैन क्लब में हर कोई संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने जैसी आत्मघाती विचार से सहमत नहीं था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब में कांग्रेस के साथ गठजोड़ नहीं करेंगे, ममता बनर्जी के बाद आम आदमी पार्टी ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, इंडिया गठबंधन के लिए एक के बाद एक बड़े झटके वाली 2 खबरें सामने आई है। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने घोषणा की है कि वह कांग्रेस के साथ गठजोड़ नहीं करेंगे। पार्टी 13 सीटों पर चुनाव अकेले लड़ेगी। 13 सीटों के लिए 40 नामों पर विचार चल रहा है। उम्मीदवारों को लेकर सर्वे कराया जा रहा है। इसी के साथ साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ तालमेल को लेकर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी 2 टूक कहा कि उनकी पार्टी राज्य में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। ममता ने साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी का कोई संबंध नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जो अंग्रेजों की तोपों से नहीं डरे वो अब असम सरकार से क्या डरेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कन्हैया कुमार का बीजेपी पर हमला। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में है। इसको लेकर राज्य में उथल पुथल मची हुई है और कई कांग्रेसी नेताओं पर FIR भी दर्ज हुई है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल है। मामले पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी डर गई है, इसलिए ऐसा कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के हथगंडों से डरने वाली नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में ठंड लगने से स्कूली बच्चे की मौत, के पाठक ने दिए थे स्कूल खोलने के आदेश। जी हां दोस्तों, इस वक्त बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल मुजफ्फरपुर में ठंड लगने से स्कूली बच्चे की मौत की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार 6ठी कक्षा के छात्र मोहम्मद कुर्बान की ठंड लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वाजिदपुर मझोली गांव के रहने वाले मोहम्मद इस्लाम के बेटे मोहम्मद कुर्बान की ठंड लगने
लगने के कारण जान चली गई। मिली जानकारी के अनुसार छात्र उत्क्रमित मध्य विद्यालय राजहमझोली बोचहा में पढ़ता था। स्कूल में क्लास के दौरान ठंड लगने के कारण बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद शिक्षक ने उन्हीं कपड़े पहनने के लिए छात्र को घर भेजा था। वहीं घर पर जाने पर छात्र की तबीयत बिगड़ गई। जानकारी के अनुसार बोचा पीएचसी में छात्र की मौत हो गई। वहीं ठंड से छात्र की मौत पर पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूसी मिलिट्री प्लेन क्रैश में 65 की मौत। रूस ने कहा मारे गए लोग यूक्रेनी कैदी थे, हादसे की वजह साफ नहीं। जी हां दोस्तों, रूस में यूक्रेनी कैदियों को ले जा रहा एक प्लेन क्रैश हो गया। हादसा पश्चिमी बेलगोरोड क्षेत्र में रूसी समय के मुताबिक सुबह करीब 11 बजे हुआ। इस विमान में 65 कैदी मौजूद थे। गवर्नर ने हादसे की पुष्टि की। कहा हादसे की वजह की जांच की जा रही है। गवर्नर ने यह नहीं बताया कि कैदियों के अलावा इसमें रूस के कितने सैनिक मौजूद थे। यह रूस का IL-76 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्लेन में सवार सभी कैदियों की मौत हो गई। इसके बाद दोस्तों जाने के लिए बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। 30% गिरावट के बाद आज जी का शेयर 6.28% चढ़ा। सेंसेक्स 679 अंक की तेजी के साथ 71,060 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 215 अंक चढ़ा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 24 जनवरी को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 679 अंक की तेजी के साथ 71,060 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 215 अंकों की तेजी के साथ 21,453 के स्तर पर बंद हुआ। जी के शेयर में आज 6.28% की तेजी रही, जो 165.75 रुपए पर बंद हुआ। सोनी के साथ मर्जर कैंसिल होने के कारण 23 जनवरी को इसमें 30% की गिरावट आई थी। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डीज और इंडसइंड बैंक रहे, जबकि टॉप लूजर्स में ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और एशियन पेंट्स रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयर इंडिया पर DGCA ने 1.1 करोड़ का जुर्माना लगाया। सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही, एयरलाइन आदेश के खिलाफ अपील करेगी। जी हां दोस्तों, भारत के एविएशन रेगुलेटर DGCA ने सेफ्टी से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर एयर इंडिया पर 1.1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। एयर इंडिया ने बोइंग B777 एयरक्राफ्ट की कुछ फ्लाइट्स में ऑक्सीजन से जुड़े तय जरूरी नियमों और सुरक्षा मैनुअल का पालन नहीं किया था। एयर इंडिया ने DGCA के जारी आदेश पर असहमति जताई है। एयर इंडिया ने बताया कि उसने बाहरी एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर जांच की और निष्कर्ष निकाला कि सेफ्टी से कोई समझौता नहीं किया गया है। हम अपील समेत उपलब्ध सभी विकल्पों की समीक्षा करेंगे। कंपनी के ही एक एम्प्लॉय ने इसे लेकर DGCA को शिकायत की थी, जिसके बाद यह कार्यवाही की गई है। पिछले हफ्ते भी DGCA ने कम विजिबिलिटी की स्थिति में फ्लाइट ऑपरेट के लिए पायलटों की रोस्टरिंग में चूक के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई एयरपोर्ट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। नवंबर में तोड़ डाला सर्वाधिक मासिक ट्रैफिक का रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने नवंबर 2023 माह में असाधारण नए रिकॉर्ड बनाए हैं। CSMI ने नवंबर 2023 में 44.6 लाख का अब तक का सर्वाधिक मासिक ट्रैफिक दर्ज किया। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की समान अवधि यानी कि नवंबर 2022 की तुलना में 13% ज्यादा है। नवंबर 2023 में ही 11 तारीख को मुंबई एयरपोर्ट ने एक नया मील का पत्थर हासिल किया था। इस दिन CSMI ने रिकॉर्ड तोड़ 1,61,760 यात्रियों को सेवा दी थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फिलहाल सिंगल रनवे हवाई अड्डे के तौर पर काम कर रहा है। इसी दिन CSMI ने 24 घंटे में 1032 उड़ानों के साथ विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था और सबसे व्यस्त एयर ट्रैफिक डे मनाया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद ब्लैक रॉक और न्यूबर्गर जैसी एसेट्स मैनेजर्स ने अडानी डेट में खरीदारी की, ब्लूमबर्ग ने कहा। जी हां दोस्तों, पिछले साल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जब अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी, तब दुनिया के कुछ सबसे बड़े एसेट मैनेजर्स ने अडानी ग्रुप के डॉलर बॉन्ड में अपनी हिस्सेदारी में इजाफा किया था। ब्लूमबर्ग ने इसे लेकर एक रिपोर्ट छापी। 23 जनवरी तक ब्लूमबर्ग की ओर से जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक एक नजर डालते हुए दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर्स की अडानी ग्रुप में डॉलर बॉन्ड होल्डिंग्स बढ़ी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सैमसंग ने भारत में पहला फ्लैगशिप ऑफलाइन स्टोर खोला। यहां 8 अलग अलग जोन नई गैलेक्सी S24 सीरीज भी प्री बुक कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, सैमसंग ने भारत में अपना पहला ऑनलाइन टू ऑफलाइन O2O लाइफस्टाइल स्टोर सैमसंग BKC खोला है। मुंबई के जियो वर्ल्ड प्लाजा मॉल में मंगलवार को इसकी ओपनिंग की गई। सैमसंग BKC में ग्राहक नई गैलेक्सी S24 सीरीज को एक्सपीरियंस और प्री बुक कर सकते हैं। सैमसंग के BKC स्टोर में कंपनी के प्रीमियम प्रोडक्ट्स शोकेस किए गए हैं। इनमें स्मार्टफोन से लेकर टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और अन्य प्रोडक्ट शामिल हैं। दोस्तों मुंबई में ग्राहकों के पास सैमसंग BKC से 2 घंटे के भीतर अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी लेने का ऑप्शन भी है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलियाई टीम में बदलाव, मिचेल मार्श बने कप्तान, स्टार ऑलराउंडर की भी हुई वापसी। जी हां दोस्तों, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए 14 सदस्यों की टीम का ऐलान कर दिया। ऑलराउंडर मिचेल मार्श को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के रेगुलर कप्तान पैट कमिंस के अलावा मिचेल स्टार्क और स्टीव स्मिथ टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वर्कलोड मैनेज करने के लिए इन खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला किया है। हालांकि स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की टी20 सीरीज के लिए टीम में वापसी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लगातार तीसरे दिन भारत में डोली धरती, इन 3 राज्यों में लोगों को महसूस हुए भूकंप के झटके। जी हां दोस्तों, भारत में आज लगातार तीसरे दिन भूकंप के झटके महसूस किए गए। देश में आए 3 अलग अलग भूकंप से आज धरती डोली है। सबसे पहले कर्नाटक, फिर छत्तीसगढ़ और अंत में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। गनीमत यह रही कि किसी भी भूकंप के दौरान जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। वहीं दोस्तों पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो पड़ोसी देश पाकिस्तान के अलावा म्यांमार में भी हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक दोपहर 2:13 पर कर्नाटक के बेलोरी में हल्का भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 2.8 मापी गई। फिर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा में भूकंप आया, जो कि 3:40 पर आया। इसकी तीव्रता 2.9 रही। 16 मिनट बाद यानी कि 3:56 पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 2.4 रही, यानी कि यह भूकंप हल्के थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी मस्जिद के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट होगी सार्वजनिक, हिंदू पक्ष की मांग पर वाराणसी कोर्ट का फैसला। जी हां दोस्तों, वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद की एएसआई सर्वे की रिपोर्ट अब जल्द सामने आ जाएगी, क्योंकि इसको लेकर 24 जनवरी को सुनवाई के दौरान जिला जज ने आदेश दिया है कि सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों को दे दी जाए। आज दोपहर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई के दौरान आपत्ति करने वाले मुस्लिम पक्ष से पूछा कि आखिर जब तक एएसआई रिपोर्ट की कॉपी पक्षकारों को नहीं जाएगी तब तक उस पर आगे कैसे सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष से कोर्ट में मौजूद वकील विष्णु शंकर जैन ने इस बात पर लगातार जोर दिया कि रिपोर्ट की कॉपी पक्षकारों के ईमेल पर प्रोवाइड कराई जाए, जिसको लेकर एएसआई की तरफ से यह आपत्ति की गई कि ईमेल पर रिपोर्ट की टेम्परिंग हो सकती है और रिपोर्ट साइबर फ्रॉड का भी शिकार हो सकता है, इसलिए इसकी हार्ड कॉपी ही मुहैया कराई जाए। इस पर मुस्लिम पक्ष भी सहमत हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोनी के खिलाफ नेशनल कंपनी लो ट्रिब्यूशन पहुंची जी, मर्जर के टर्मिनेशन को कैंसिल करने की मांग, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में की थी अपील। जी हां दोस्तों, कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट यानी कि पहले सोनी पिक्चर्स इंडिया के खिलाफ जी एंटरटेनमेंट अब नेशनल कंपनी लो ट्रिब्यूनल एनसीएलएटी के पास पहुंच गई है। कंपनी ने एनसीएलएटी से मर्जर के टर्मिनेशन को कैंसिल करने की मांग की है। जी ने ट्रिब्यूनल से कहा है कि कलवर मैक्स के पास मर्जर एग्रीमेंट को कैंसिल करने का अधिकार नहीं है। वह कलवर टर्मिनेशन फीस के रूप में 90 मिलियन यानी कि करीब 748 करोड़ रुपए मांगने का हकदार नहीं है। इसके साथ ही जी ने सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटर सेंटर SIAC में भी सोनी के फैसले के खिलाफ अपील की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के खिलाफ पोस्को एक्ट में मामला दर्ज, NCPCR अध्यक्ष का दावा, कोर्ट में कांग्रेस नेता ने दाखिल किया यह जवाब। जी हां दोस्तों, 2021 में दिल्ली कैंट इलाके में एक नाबालिग बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ पोस्को एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। इस बात की जानकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दी। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़ित बच्ची और उसके परिवार की पहचान को उजागर करने के आरोप में यह केस दर्ज किया है। इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ जिन धाराओं में के तहत यह मामला दर्ज हुआ है उनमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि मामला गंभीर है, लिहाजा जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस पहले ही इस मामले में देर कर चुकी है, इसलिए अब और देर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड कौन से खिलाड़ी के नाम दर्ज है। जी हां दोस्तों, वनडे में सबसे ज्यादा शतक मारने का रिकॉर्ड कौन से खिलाड़ी के नाम दर्ज है। अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।